एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले बीकॉम ऑनर्स के बारे में। जी हाँ, सेमेस्टर 2 का जिनका बीकॉम ऑनर्स है उनका जो सिलेबस है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ऑलरेडी बीकॉम वालों में बता चुकी हूँ, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लें। नहीं तो इसके अंदर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ और फिर बता रही हूँ। यूनिट नंबर 1 आपका शेयर कैपिटल डिवेंचर्स के ऊपर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के ऊपर है, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर्स है, राइट। यूनिट नंबर 4 आपका एमग्लेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। देखो वैसे तो टॉपिक सारे सेम है, लेकिन हो सकता है एक दो टॉपिक आप लोगों के ज़्यादा हो ऑनर्स के अंदर, और हो सकता है प्रोग्राम के अंदर एक दो टॉपिक कम हो। तो आप प्लीज़ ध्यान से ही सिलेबस को देखें, ठीक है। जो एक दो कम होंगे उसमें से क्वेश्चन फिर ज़रूर से ज़रूर बनेगा। प्रोग्राम और ऑनर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना टॉपिक का, वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे, इसलिए बता रही हूँ स्क्रीनशॉट ज़रूर से ज़रूर ले लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज। और उसके बाद यहाँ पे कुछ रीडिंग्स बताई गई हैं कि आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज तो 10 ईयर आप पढ़ सकते हैं या फिर अदर राइटर की बुक जो आपको अच्छी लगती है, राइट। कंपनी लॉ का सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया था, बीकॉम प्रोग्राम वाला ही आपका सेम सिलेबस है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यूनिट नंबर जो 1 है उसमें इंट्रोडक्शन है, ठीक है। यूनिट 2 जो है वो आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और यूनिट नंबर 3 आपका शेयर कैपिटल है। यूनिट 4 आपका मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स के ऊपर है। यूनिट नंबर 5 डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप के ऊपर है, जिसमें सारी कंपनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारी डिटेल डिस्कशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। मैटर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा लिखने के लिए। उसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं जो आपके होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो आपको एक्स्ट्रा ऐड हुई है, यानी जो प्रोग्राम में नहीं है लेकिन ऑनर्स में है, तो वो ये है स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट वाइज बताती हूँ, फिर वो वहाँ पे भी आऊँगी। यूनिट नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर है, जिसमें आपको पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते जाएँ साथ साथ। यूनिट 2 जो है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में आप लोगों को प्लानिंग हो गया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डायमेंशन, जॉब एनालाइज सब कुछ पढ़ना है। कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन से इंटरव्यू है, प्लेसमेंट इंडक्शन, ये सब आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। अभी डिटेल में फर्दर चैप्टर पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 आपका अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, राइट। इसके अंदर जो चेंज आया वो बी पार्ट में आया है, यानी कि जब आप प्रोग्राम का सिलेबस देखेंगे तो आपको आउटसोर्सिंग तक ही मिलेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो स्कोप ऑफ ट्रेनिंग का है। ऑन बोर्ड सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्वालिटी, एंटी हरासमेंट, लीगल, ये वाला टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन फिर ज़रूर बन सकता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऐड है आपके ऑनर्स के अंदर, तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाएं। यूनिट नंबर 4 जो है आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट है, ठीक है। थोड़े बहुत अगर चेंजेस हैं तो तभी मैं बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट आप अलग लीजिए अपना, बीकॉम प्रोग्राम वाले भी और बीकॉम ऑनर्स वाले भी अपना सिलेबस अलग से देखें, ठीक है। यूनिट नंबर 5 जो है आपका एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंड एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग हॉरिजॉन्स है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 यहाँ पे कुछ बताया गया कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी का जो सिलेबस है वो भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो भी ऑनर्स वाले हैं जिनके जो भी सब्जेक्ट वो चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है, जिसमें से आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हैं, जो भी आप लेने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस है ये। लेकिन सिलेबस रिलीज़ हो गया, जैसे आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपका सिलेबस उसी टाइम आप लोगों को वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन है, दूसरा लिसनिंग का है, तीसरा स्पोकन कम्युनिकेशन है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है। यूनिट नंबर 5 मीटिंग्स पे है, ईमेल, बिजनेस रिपोर्ट, प्रपोजल, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं सब कुछ एक साथ बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं आप लोगों का ऑनर्स वालों को कवर कर दे रही हूँ, राइट। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बिगिनर्स है, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि प्रैक्टिकल 0 है, लेक्चर आपके 3 रहने वाले हैं, ठीक है। यूनिट नंबर जो 1 है वो इंट्रोडक्शन है, उसके इंपॉर्टेंस, फाइनेंस के क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो हम लोगों ने पढ़ रखा था बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, मैं साथ साथ बता रही हूँ आपने क्या क्या पढ़ रखा था, कहाँ कहाँ से पढ़ रखा था, अब क्या क्या तैयारी करनी है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था क्लास 11 के अंदर, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने, 7 चैप्टर में थोड़ी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन अभी फर्दर डिटेल में पढ़नी है। यूनिट नंबर 2 आपका है फाइनेंशियल एनालाइज एंड कैपिटल बजटिंग, जिसमें आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर जो कैश फ्लो वाला आपने जो अकाउंटिंग रेशो वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना, वहाँ से आप लोगों ने आपने अगर उसके मीनिंग्स आपको याद है तो डेफिनेटली आप यहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी रेशियोज़ के बारे में है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या है, ये सब आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था। यूनिट नंबर 3 जो है आपका वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग
ये सब, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 जो है डिविडेंड डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल है, जिसके अंदर आप डिविडेंड के बारे में पढ़ा था। देखो डिविडेंड आपने सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डिविडेंड को आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। जैसे वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, लेकिन अभी डिटेल डिस्कशन है वो तो मैं बताती जा रही हूँ। साथ में ये भी बताती जा रही हूँ कि ये टॉपिक आपने कब कब पढ़े थे, आपको रिवाइज करा रही हूँ। यूनिट नंबर 5 आपका है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ पे, जिसमें आपके रिस्क के टाइप्स और रिटर्न्स, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों के फर्दर सब्जेक्ट के बारे में, तो वो आपका सेल्स प्रमोशन के ऊपर है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उनका पहले इंट्रोडक्शन है सेल प्रमोशन का, जैसे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था आपने क्लास 12th के अंदर, जब वो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर था ना, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो है टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन है, ये आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़े नए टॉपिक ऐड हुए हैं। यूनिट नंबर 3 जो है मेजर टूल्स फॉर सेल प्रमोशन है, ठीक है, ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लॉटरीज के बारे में, गेम्स के बारे में, ठीक है। वैसे कॉमन मतलब तो सबको पता होता है, लेकिन अंदर की जो डिटेल स्टडी होती है वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यूनिट नंबर 4 आपकी डेवलपिंग सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से होते हैं, प्री टेस्टिंग होता है, इवेलुएटिंग द रिजल्ट एंड मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन होता है, ये सब पढ़ना है। एंड यूनिट नंबर 5 विच इज़ लास्ट है, जो कि एथिकल एंड लीगल एक्सपेक्ट ऑफ सेल प्रमोशन है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, पहले नहीं पढ़ा था। और उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों की कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी जनरल इलेक्टिव कोर्स के अंदर ही आता है, जो मतलब चूज़ करेंगे। मैं इसीलिए सारा बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम इस पर बनाइए, इस पर बनाइए, क्योंकि अभी पीछे सेमेस्टर 1 के अंदर बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स मांगे थे कि मैम इसके इंपॉर्टेंट बताइए, लेकिन उस टाइम पर बहुत हबड़ा तबड़ी हो जाती है वीडियोस बनाने में, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, मैं भी, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था, इसीलिए मैं सब कुछ पहले से ही बता के चल रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ताकि जिसको जो भी एक सिंगल स्टूडेंट को भी अगर कुछ देखना होगा, किसी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है, तो वो भी इजीली देख पाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आता है इसका इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, जिसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ये सब आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, लेकिन आपको फर्दर डिटेल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 2 आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, मतलब थ्योरी पढ़ रखी है आप लोगों ने, ठीक है। लेजर कैसे बनाते हैं, ये सब आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर आता है कि किस किस तरीके से चीज़ें होनी है, राइट। यूनिट नंबर 3 आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर आपको बेसिस पता होने चाहिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, डिफरेंस है, मैनुअल है, कंप्यूटराइज, ये मैंने क्लास 11th की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको मैनुअली करना, मतलब मैनुअली पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 4 आपके क्रिएटिंग मास्टर एंड वाउचर एंट्री पता होने चाहिए, ठीक है, सारा दिया गया। यूनिट नंबर 5 आपका टैक्सेशन एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आता है बीए कॉमर्स बेस पेपर, अगर आप लोग बीए कॉमर्स बेस पेपर दे रहे हैं, कैटेगरी 3 है उन लोगों का, तो उनका सिलेबस ये रहने वाला है, राइट। तो सबसे पहला आ जाएगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें थोड़ा अकाउंटिंग का सिलेबस कम है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझ लें, ये मत सोचे कि हाँ पहला वाला सिलेबस है जिसने अकाउंटिंग वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान से टॉपिक को समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक टॉपिक को देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं, ऐड हुई हैं, उन पे ध्यान दें, क्योंकि जो जो ऐड हुआ है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। और जो ऑनर्स वाले हैं और प्रोग्राम वाले हैं वो भी सिलेबस को बहुत अच्छे से टॉपिक को चेक करें। यूनिट नंबर 1 जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर है, जिसमें अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ये सब, ठीक है, ये पता होना चाहिए। गैप के बारे में भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं फर्दर अभी टाइम मिलते ही 11th की प्लेलिस्ट अलग तैयार करूँगी, जिसमें ऐसा तैयार कर दूँगी ताकि आप लोगों को जो भी बीकॉम वाले हैं जिनको दिक्कत ना हो वो भी वहाँ से पढ़ सकें। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर जीएसटी का ट्रीटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 2 आपका बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। और यूनिट नंबर 3 आपका सोल प्रोप्राइटरशिप एनपीओ है, राइट। यूनिट नंबर 4 आपका ब्रांचेस है, ब्रांच अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लीसेस, ये सब है। और 5th वन इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, राइट। तो ये आपका सिलेबस था, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, टॉपिक अंदर देख लिए होंगे आप लोगों ने। उसके बाद आता है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो चूज़ करते हैं, ये बेसिकली डिसिप्लिन वाला है, तो इसके अंदर आपका क्या सिलेबस रहने वाला है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहला यूनिट है आप लोगों का एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज के ऊपर है, ये आप लोगों ने एक एक मतलब समझा था इसका, लेकिन इसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं की थी, तो इस बार इसको डिटेल स्टडी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपका एंटरप्रेन्योर पर्सन्स के बारे में पता होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स प्रोसेस यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, ये तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। यूनिट नंबर 4 आपका एंटरप्रेन्योर इन्वायरमेंट है एंड उसके बाद परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स है यूनिट नंबर 5, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने डिटेल नहीं पढ़ा अभी तक।
देखो जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट था उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि काफ़ी जो सिलेबस था वो आप लोगों का सिमिलर था क्लास 12 के हिसाब से। अभी थोड़ा टॉपिक थोड़ा सिमिलर हो सकता है, लेकिन अभी ये नया नया है तो सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों के लिए है, जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट का इंट्रो में से हमेशा बता रही हूँ, कुछ भी आ सकता है। यूनिट नंबर 2 बॉन्ड एनालिसिस एंड वैल्यूएशन है, एंड थर्ड वन इज इक्विटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन है। फोर्थ यूनिट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। यूनिट नंबर 5 म्यूचुअल फंड्स एंड डेरिवेटिव्स है। राइट, जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। बैंकिंग, जो भी स्टूडेंट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सिलेक्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग है, तो पहला इंट्रो होगा। देखो, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग बिजनेस है। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर है कमर्शियल बैंक का, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। ये आपने क्लास 12 के अंदर मैक्रो के अंदर थोड़ा पढ़ा था, लेकिन अभी फर्दर आपको डिस्कशन है बैंक के ऊपर है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपने नहीं पढ़ा था। प्राइवेट बैंक तो आपने पढ़ा था क्लास 11 के अंदर क्या होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स भी पढ़े थे, राइट। थर्ड वन इज़ लोन एंड एडवांस, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़ा था, लेकिन इतना डिटेल नहीं पढ़ा था। यूनिट नंबर 4 आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ऊपर है। ये भी आपने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, यानी क्लास 11th की। RTGS क्या होता है, ठीक है, NFT क्या होता है, थोड़ा पढ़ रखा है। तो ये आपका मेजरली यूनिट नंबर 4 हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डिटेल डिस्कशन था VST के अंदर। यूनिट नंबर 5 आपका बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री RBI के बारे में आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग वाले में पढ़ा था, लेकिन अभी फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बता दे रही हूँ, ठीक है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आप लोगों का जो मार्केटिंग वाला चैप्टर था क्लास 12 BST में, तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन अलग फर्दर आपने पढ़ा था, तो वहाँ से आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 आपका डेवलपिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, अलग मैं वीडियोस बनाऊंगी एक टॉपिक के ऊपर। यूनिट नंबर 3 प्रमोशन है। फोर्थ यूनिट है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट 5 इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कि क्या सिलेबस है। तो देखो, वही इंट्रोडक्शन है, इंडिविजुअल बिहेवियर है, कम्युनिकेशन मोटिवेशन है, और ग्रुप बिहेवियर है। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 में आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। और साइबर क्राइम एंड लॉज जिनका आ जाता है, ठीक है, तो उनका ये सिलेबस है, मैं बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन है साइबर क्राइम का। दूसरे में आपको इश्यूज आएंगे साइबर स्पेस के अंदर, वो पढ़ना है। यूनिट 3 में लीगल फ्रेमवर्क एंड साइबर लॉ इन इंडिया। यूनिट नंबर 4 में आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में केस लॉज आ जाएंगे आप लोगों के। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज डिपेंड करेगा, और ये सारा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस हैं जो कि सिलेक्ट करते हैं, तो उनका सिलेबस क्या है। तो उनका यूनिट नंबर 1 है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फर्म्स, राइट। यूनिट 2 में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है। यूनिट 3 में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज है, TDS वगैरह ये होता है, जो क्या क्या डिडक्ट होता है, क्या क्या है, कौन कौन से टैक्सेस हैं, ये सब पता होना चाहिए। ये सब आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ रखा है, जो भी CA CS से हैं, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत पता हो तो पता हो। यूनिट नंबर 4 जो है रिटर्न ऑफ इनकम है एंड असेसमेंट है, जिसमें इनकम रिटर्न ऑफ इनकम टाइप्स क्या है रिटर्न्स की, वो सब पता होना चाहिए। एंड यूनिट 5 जो है पेनल्टीज़ हैं, ये सब पता होना चाहिए, ये सब डिटेल डिस्कशन है। उसके बाद आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है देख लो। मॉडर्न ऑफिस है, उसके फंक्शन है यूनिट 1 में। 2 में आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, किस तरीके से होता है। यूनिट 3 आपका ऑफिस, यूनिट 4 ऑफिस सप्लाईज, फिर ऑफिस दोबारा से वही सारे रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट बैंकिंग ये सब पढ़ना है, ठीक है। और ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों को। BCom ऑनर्स का एक मैंने सारा का सारा कोर सब्जेक्ट भी, जेनेरिक भी, सब कुछ बता दिया। जिसका जो होगा वो सिलेबस यहाँ से देख लेगा। BCom प्रोग्राम वाले को जो कोर सब्जेक्ट थे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी, बस अपना प्यार देते रहें। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेंगी, और हर एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस पहुंचती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।